हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑलरेडी 2 पार्ट्स में आपके साथ इकोनॉमिक्स की क्लास हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें एमसीक्यूज के माध्यम से पूरे का पूरा रिवीजन आपके टॉपिक्स का हो रहा है। गुजारिश करेंगे, अगर पहले 2 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक्स मिल जाएंगे पहले 2 पार्ट्स की, वो पार्ट्स देखिए, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। पहले 2 पार्ट्स आप समझेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर आज की क्लास में आइए, आज की क्लास में और बेहतरीन टॉपिक सीखेंगे। तो गुजारिश कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ पहले क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, वो आपने देखने हैं, फिर समझने हैं। तो चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है, ये हमने कल आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन दिया गया था कल की क्लास में, लास्ट क्वेश्चन जो था, वन ऑफ द अल्टरनेट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्शन फंक्शन इज। ठीक है जी, प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली आपके पास क्या दर्शाती है? सर, प्रोडक्शन फंक्शन आपके पास एक रिलेशन दर्शाती है बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन आ रही है, ये आपके पास जो है प्रोडक्शन फंक्शन दर्शाती है। तो एक और तरीका प्रोडक्शन फंक्शन को दर्शाने का, बताने का, जाहिर करने का, वो आपके पास आइसोकांट होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज आइसोकांट आ जाता है। तो ये आपने अच्छे से समझ लेना है। इस तरह के हम जो है रिलेशन बनाते हैं कि इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता है आइसोकांट्स का, ये वाला इस तरह का ग्राफ जो है ये आइसोकांट्स का आपको देखने को मिलता है। तो ये आपने पढ़ लेना है, समझ लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स कांस्टेंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज। ठीक है जी, आपको पूछा जा रहा है जो आपके पास रिलेशन आ जाएगी किनके बीच में, वेरिएबल इनपुट और आउटपुट के बीच में। अगर बाकी सारे जो आपके पास इनपुट्स हैं, देखिए आपके पास कोई भी प्रोडक्शन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ की आप प्रोडक्शन कर रही हैं, इसको बनाने के लिए इनपुट्स आपको लग रहे हैं, ए एक इनपुट लग रहा है, बी दूसरे इनपुट लग रहा है, सी तीसरा इनपुट लग रहा है। ठीक है जी, ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास इनपुट्स हैं। इन सब ए और बी को अगर आप फिक्स रख रहे हैं, सी को ही सिर्फ आप वेरी कर रहे हैं, और फिर जो आपके सी और आपके पास जो आउटपुट आ जाएगा, इन दोनों में जो रिलेशन आ जाएगी, कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स कांस्टेंट, उसे आप क्या कहते हैं? क्या आप उसे टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट कहेंगे? क्या आप उसे टोटल रिटर्न ऑफ द वेरिएबल इनपुट कहेंगे? क्या आप उसे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट कहेंगे, या ऑल ऑफ दीज? बेसिकली उसे आप टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट भी कहते हैं, टोटल रिटर्न ऑफ वेरिएबल इनपुट भी कहते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। क्लास के अंत में अपना स्कोर जो है आपने जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास इस तरह से है। क्या पूछा जा रहा है? बोल रहा है कि आप हमें बताइए, इफ द प्रोडक्शन ऑफ ए हाइपोथेटिकल कमोडिटी डिपेंड्स ओनली ऑन 2 इनपुट्स। अगर कोई भी हाइपोथेटिकल कोई भी कमोडिटी आपने ले ली, फॉर एग्जाम्पल एक्स कोई आपके पास कमोडिटी है, इसको बनाने के लिए सिर्फ आपके पास 2 इनपुट्स की जरूरत लगती है आपको। ए एक इनपुट है, बी दूसरा इनपुट है। 2 इनपुट्स के माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई आपके पास फसल उगा रहे हैं, आउटपुट के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपके पास लेबर चाहिए, एक तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल लेबर चाहिए, दूसरे आपके पास लैंड चाहिए। 2 चीज़ें सिर्फ आपको चाहिए। ए फॉर एग्जाम्पल लेबर को दर्शाता है, बी आपके पास लैंड को दर्शाता है। अब बोल रहा है कि आप हमें बताइए, अगर ए जो है ए फिक्सड है, फॉर एग्जाम्पल 2 एक्स को बनाने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत थी, ए चीज़ की ए इनपुट चाहिए, बी इनपुट चाहिए। ए अगर फिक्सड है और बी जब बी की वैल्यू 1 यूनिट आप ले रहे हैं तो टोटल प्रोडक्ट आपके पास 10 यूनिट का आ रहा है। बी की वैल्यू अगर आप 2 यूनिट्स लेंगे तो टोटल प्रोडक्ट आपके पास 24 यूनिट्स का आ रहा है। तो आप हमें बताइए कि मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू बी पर क्या आएगी, इस सेकंड आपके पास पॉइंट पर। तो आपके पास आपने क्या बतानी है, बेसिकली आपने हमें मार्जिनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इसका, और आपके पास एवरेज प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये आपको पता होनी चाहिए किस तरह से पहले निकालने हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। तो चलिए एक बार आपके साथ हम ये आपको फिर से टेबल के माध्यम से बता रहे हैं। ये आपको बोला गया है कि आप हमें बताइए, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आप बी जो चीज़ है, ये आपके पास बी है, इसको आप वेरी कर रहे हैं। बी को वेरी करने से आपके पास क्या चेंज होगा, ये आप समझिए। बी आपके पास पहले कितना दिया गया था, बी आपके पास पहले फॉर एग्जाम्पल बोला गया था कि बी की वैल्यू जब 1 यूनिट है, बी की वैल्यू फिर 2 यूनिट्स है, यही दिया गया है क्वेश्चन में। ए की बी की वैल्यू 2, यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास टोटल प्रोडक्ट जो है, ये टोटल प्रोडक्ट हो गया। टोटल प्रोडक्ट आपके पास पहले 10 यूनिट्स का आ रहा है, फिर टोटल प्रोडक्ट आपके पास 24 यूनिट्स का आ रहा है। ठीक है जी, आपने क्या क्या बोलना है, आप हमें बताइए मार्जिनल प्रोडक्ट इसका क्या निकलेगा, और इसका जो है दूसरा आपके पास एवरेज प्रोडक्ट जो है वो आपने बताना है। ये 2 चीज़ें बतानी है।
अब देखिए मार्जिन आपके पास पहले एवरेज प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ये आपको पता है कि एवरेज प्रोडक्ट होता है टोटल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा पर यूनिट ऑफ द आउटपुट। टोटल प्रोडक्ट कितना आपके पास एवरेज प्रोडक्ट कितना आता है, टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर कितना है सर, 10 यूनिट्स हैं। इनपुट कितना है सर, 1 यूनिट का 10/1 कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर 10 आ जाएगी। यहाँ पर 24 यूनिट्स हैं, 24/2 कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर 12 यूनिट्स की वैल्यू एवरेज प्रोडक्ट की आ जाएगी। इस तरह से मार्जिन प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिन प्रोडक्ट आपके पास दर्शाता है किसी भी प्रोडक्ट का, इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन द आउटपुट, कितनी चेंज आएगी आउटपुट में पर यूनिट चेंज ऑफ इनपुट व्हेन ऑल अदर इनपुट्स आर हेल्ड कांस्टेंट। जब सारे इनपुट्स आपने कांस्टेंट रखे, पर यूनिट चेंज आप किसी वेरिएबल इनपुट में चेंज कर रहे हैं, उसको पर यूनिट चेंज करने से आपके आउटपुट में कितना चेंज आएगा वो आपके पास मार्जिन प्रोडक्ट आपके पास दर्शाएगा। तो मार्जिन प्रोडक्ट यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल प्रोडक्ट में कितनी चेंज आ गई, पहले सर 10 था, अभी इसमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रही है, तो मार्जिन प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों पहले केस में सेम आ रहे हैं। दूसरे केस में आपके पास मार्जिन प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट कहाँ से चेंज हो गया सर, 10 से लेकर 24 तक चेंज हो गया, मतलब चेंज कितने का आ गया सर, 14 का चेंज आ गया इसमें, ठीक है जी। डिवाइड बाई आपके पास जो इनपुट है पहले 1 था फिर 2 हो गया, मतलब चेंज कितने का है, 2 - 1 कितना हो गया 1, 14/1 कितना हो गया सर 14। तो आपके पास मार्जिन प्रोडक्ट कितना आ जाएगा सर 14 आ जाएगा, और आपके पास जो एवरेज प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। तो 14 और 12 जो है आपके पास आंसर आ जाएंगे मार्जिन प्रोडक्ट के और एवरेज प्रोडक्ट के। 14 और 12 कहाँ पर दिए गए हैं सर, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, ये आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार याद रख दीजिए कि आपके पास जो एवरेज प्रोडक्ट होता है, ये एवरेज प्रोडक्ट किसके बराबर होता है सर, ये आपके पास होता है टोटल प्रोडक्ट कितना निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ किसका, टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ जो आपके पास आउटपुट का टोटल प्रोडक्ट निकलेगा, ये निकालना है आपने पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, यहाँ पर फार्मूला बी था वेरिएबल इनपुट, तो आपने ये ले ली, इसकी वैल्यू आपके पास एवरेज प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई मार्जिन प्रोडक्ट पूछेगा तो आपके पास आप बोलेंगे सर मार्जिन प्रोडक्ट जो है, मार्जिन प्रोडक्ट हमें दर्शाता है सर चेंज कितनी आएगी, कितनी चेंज आएगी आउटपुट में, आउटपुट में कितनी चेंज आएगी पर यूनिट चेंज इन इनपुट, ठीक है जी, पर यूनिट चेंज इन इनपुट आपके पास ये जो है मार्जिन प्रोडक्ट कहलाएगा। मार्जिन प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट। तो एवरेज प्रोडक्ट इट इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। दो आपके पास ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट पर आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्या पूछा जा रहा है, क्या आप हमें बताइए, क्वेश्चन 33 में पूछा जा रहा है आपसे कि आप हमें बताइए द रेशियो इन विच टू इनपुट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस आउटपुट, उसे क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके पास खेती का आउटपुट है, ये आपके पास एक्स प्रोड्यूस हो रहा है, दो इनपुट इसमें फॉर एग्जांपल लग रहे हैं, एक तो आपके पास लैंड लग रही है, दूसरी आपके पास लेबर लग रहा है, ठीक है जी। कह रहा है कि किस रेशियो में दो इनपुट्स को हम कंबाइन करें ताकि आउटपुट प्रोड्यूस किया जाए, उसे आप क्या कहते हैं। क्या आप उसे इनपुट रेशियो कहते हैं, क्या आप उसे आउटपुट रेशियो कहते हैं, क्या फैक्टर प्रोपोर्शन कहते हैं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपके पास फैक्टर प्रोपोर्शंस आता है। फैक्टर प्रोपोर्शन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द रेशियो इन विच टू इनपुट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस आउटपुट। दो इनपुट्स को किस तरह से आप कंबाइन करेंगे आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपके पास फैक्टर प्रोपोर्शन से आप दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा जा रहा है, व्हेन ए प्रोपोर्शन इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स रिजल्ट्स इन ए इंक्रीज इन आउटपुट बाय स्मॉल प्रोपोर्शन देन इट इज कॉल्ड। कह रहा है कि अगर आप जितने भी फॉर एग्जांपल एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे इनपुट्स चाहिए, ए चाहिए सर, बी की ज़रूरत है, सी की ज़रूरत है, ये इसके इनपुट ज़रूरत है। अगर कह रहा है कि जो इसके टोटल सारे के सारे इनपुट्स हैं इनमें आप इंक्रीज कर रहे हैं, जितना प्रोपोर्शन इंक्रीज इनमें कर रहे हैं उतना प्रोपोर्शन इंक्रीज आपके पास जो है आउटपुट में देखने को नहीं मिलता है, उससे कम देखने को मिलता है। तो किस केस में आप फाल करेंगे, क्या आपके पास कांस्टेंट रेट ऑफ स्केल पर आ जाएंगे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पर आ जाएंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पर आ जाएंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पर आ जाएंगे, या नन ऑफ दीज। अगर आपके पास जिस लिहाजे से आपके पास इनपुट्स में इंक्रीज आ रहा है उस लिहाजे से आपके पास आउटपुट में उससे कम इंक्रीज देखने को मिलता है, तो सर आप जो है डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल पर हैं, यह आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए क्या इन कंसेप्ट को समझिए कि आपके पास जो कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल होता है, जो आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल होता है, जो आपके पास डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल होता है, ये क्या कहलाते हैं, समझिए इस बात को। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो आपके पास जितने भी आउटपुट्स हैं,
जितने भी इनपुट्स हैं आपके पास फॉर एक्स कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए ए की ज़रूरत है, इसको बनाने के लिए बी की ज़रूरत है। अगर आपके पास जितने भी इनपुट्स हैं उनको आप उनकी वैल्यू आप डबल कर रहे हैं, फॉर जितना आपके पास इनपुट पहले ले रहे थे उसका आपने डबल वैल्यू ले ली, जितना आप बी ले रहे थे उसका डबल आपने ले लिया। अगर ऐसा करने से आपके पास जो आउटपुट है वो भी डबल हो जाता है, तो आप सर कॉन्स्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर, आपके पास कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल पर हैं। अगर आपके पास, अगर आपने इनपुट्स ए और बी आपके पास इनपुट्स हैं जिसको इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं एक्स, अगर ए को आपने डबल कर दिया, बी को आपने डबल कर दिया, लेकिन ऐसा करने से जो एक्स की वैल्यू है डबल नहीं हो रही है, उससे कम हो रही है, तो आपके पास डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल पर हैं आप। अगर ए को डबल करने से, बी को डबल करने से आपके पास जो प्रोडक्ट एक्स है उसकी वैल्यू डबल से ज़्यादा हो रही है, तो आप इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल पर हैं। कंसेप्ट क्लियर है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जी, क्वेश्चन 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि आप हमें बताइए विच आर द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। ठीक है, नीचे दिए गए कुछ इक्वेशंस हैं, कौन सी इक्वेशन ट्रू है? पहली इक्वेशन क्या बोली गई है? SAC इज इक्वल टू TC। दैट इज SAC का मतलब क्या है सर? SAC का मतलब हो गया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है जी, इस तरह से TC का मतलब हो गया आपके पास टोटल कॉस्ट, SAV का मतलब क्या हो गया आपके पास? शॉर्ट रन एवरेज, आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी वो आपने ले ली, और जो आपके पास AVC हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गई, AFC जो है आपके पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। इसी तरह से आपके पास ये सारे आ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए इनमें से ट्रू कौन सा है। पहला बोला गया है कि SAC दैट इज जो आपके पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, जो आपके पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है ये टोटल कॉस्ट के बराबर है। दूसरा आपके पास क्या आ रहा है? क्या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर आ रहा है। तीसरा आपके बाद बोला जा रहा है कि आपके पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ रहा है, या बोथ A एंड B। अब इसको पता करने के लिए ये कंसेप्ट पहले ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास सर ये टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या होती है। चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, कॉस्ट क्या होती है, किसी चीज़ को आपको पता ही है किसी चीज़ की कितनी कीमत है, उसकी वो कॉस्ट क्या कहलाएगी। फॉर एवरी लेवल ऑफ आउटपुट फिर हम जो है वो चूज़ करती है लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशंस की, कम से कम खर्चा जो इसके इनपुट्स का। यही आप जो है आपके अकाउंटेंसी में भी आ रहा है। अगर आप अकाउंट एस फाइनेंस के पढ़ रहे हैं तो वहाँ कॉस्ट अकाउंटेंसी का आपके पास कंसेप्ट आ रहा है। वहाँ आपने पढ़ा है कि आपके पास कोई भी फिर्म जो है वो कॉम्बिनेशन लेगी जिसमें उसको कम से कम कॉस्ट जो है पड़े। ठीक है जी, ये कंसेप्ट होता है। शॉर्ट रन कॉस्ट में क्या होते हैं आपके पास? शॉर्ट रन कॉस्ट का अगर आपके पास शॉर्ट रन कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपके पास दो फैक्टर्स मिलते हैं। जितने भी आपके पास इनपुट्स हैं यहाँ आपके पास फिक्स्ड फैक्टर्स भी मिलते हैं, आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स भी मिलते हैं। ठीक है जी, ये शॉर्ट रन में होते हैं। तो लॉन्ग रन में आपके पास सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स भी मिलेंगे और आपके पास फिक्स्ड फैक्टर्स भी मिलेंगे। तो टोटल कॉस्ट जो पड़ेगी आपके पास शॉर्ट रन में वो किसके बराबर आ जाएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी, आपने पढ़ लिया कि टोटल कॉस्ट जो है वो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टाइम्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर आ जाएगी। अब देखिए, अब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट किसके बराबर आ जाएगा? जिससे आपने SAC से आपने लिखा हुआ है SAC दैट इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट किसके बराबर आ जाएगी? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होता है सर आपके पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये आपके पास कहलाएगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। इसके साथ जो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रहा था सर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर होती है? ये होती है आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। और जो आपके पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये किसके बराबर होती है? ये होती है आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है जी, ये आपके पास कंसेप्ट होते हैं। तो इनको अगर आप कंबाइन करेंगे, देखिए आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि आपके पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है ये आपके पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट आ गया। इसके बाद आपने पढ़ा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय पर यूनिट ऑफ आउटपुट आ गया। तीसरा आपने पढ़ा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट आ जाता है। और पहला आपने पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट जो है वो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टाइम्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है। अब अगर आप इन चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? क्योंकि अगर इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज
फिक्स्ड कॉस्ट किसके बराबर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू। टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट किसके बराबर होता है सर, टोटल कॉस्ट के बराबर डिवाइड बाय क्यू आ जाएगा। तो सीधा सीधा कहें कि आपके पास जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो आ जाएगा कम्बिनेशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप लिख सकते हैं सीधा सीधा कि आपके पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस टाइम्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी, ये आप हमेशा याद रख देंगे कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है ये आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर आता है। ठीक है जी, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, आप देख रहे हैं क्वेश्चन को। क्या आप हमें बताइए ट्रू कौन सा है। पहले बोल रहा है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट के बराबर है, ना 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 सर टोटल कॉस्ट के बराबर कहाँ है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है वो किसके बराबर आता है, वो टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट आता है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है। सर बिल्कुल दूसरी बात जो है ये सच है, ये ट्रू अभी अभी हमने प्रूव आपके साथ किया, ये आपने पढ़ लिया। तीसरा जो है नहीं आ रहा है, तो बोथ ए बी तो आ नहीं सकता, इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप जो है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गए, ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा जा रहा है, इन केस ऑफ शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन में आपने पढ़ लिया। शॉर्ट रन में हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं, एवरेज आपके पास फिक्स्ड फैक्टर्स भी मिलते हैं और आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स भी मिलते हैं। जो मार्जिनल कॉस्ट है इज द इंक्रीज इन एक्स। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट हम अक्सर मानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज द इंक्रीज इन एक्स ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द आउटपुट, हियर एक्स इज। ठीक है जी, कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट को हम बोलते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है ये इंक्रीज आ रहा है। किस में इंक्रीज आ रहा है, किसी चीज़ में, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा आउटपुट हम बना रहे हैं तो मार्जिन कॉस्ट में जो इंक्रीज आ जाएगी वो क्या है, इट्स इंक्रीज इन, किस में इंक्रीज है वो, क्या वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीज है, क्या वो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज है, क्या वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में इंक्रीज है या टोटल कॉस्ट में इंक्रीज है। अभी अभी आपने पढ़ा कि शॉर्ट रन में दो चीज़ें आ रही हैं आपके पास, एक तो आपके पास वेरिएबल फैक्टर आ रहे हैं, दो दूसरा आपके पास फिक्स्ड फैक्टर आ रहे हैं। दो फैक्टर आपने पढ़ लिए। फिक्स्ड फैक्टर तो सर चेंज होगा ही नहीं, मत होगा। जब चेंज नहीं होगा तो पूछ रहा है कि शॉर्ट रन में मार्जिन कॉस्ट जो है ये किस में इंक्रीज आ जाएगी, सर वो वेरिएबल के साथ रिलेटेड होगी। तो वो जो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज आ जाएगी वही आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा कि मार्जिनल कॉस्ट जो है इट्स इंक्रीज इन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 37 इसको देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में, इन केस ऑफ लॉन्ग रन। ठीक है जी, लॉन्ग रन का मतलब क्या है सर, आपने पढ़ लिया हमारे साथ। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, नीचे दिए गए एक ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोला गया है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सर कहाँ है, क्यों क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा अभी अभी कि अगर आपके पास लॉन्ग रन में आप डील कर रहे हैं तो लॉन्ग रन में आपके पास सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स हैं। यहाँ जो आपके पास फिक्स्ड फैक्टर है वो कोई भी नहीं होता, तो सारे के सारे फैक्टर जो हैं आप वेरिएबल फैक्टर्स हैं। तो लॉन्ग रन में जब भी आप बात करेंगे ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर, देयर इज नो सच फैक्टर जिसे आप फिक्स्ड फैक्टर कहेंगे। तो जब भी आपके पास टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट आएगा किसमें, लॉन्ग रन में, तो फिक्स्ड कॉस्ट का जिक्र आएगा ही नहीं इसमें। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि टोटल कॉस्ट जो है ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर आ रहा है। सर फिक्स्ड कॉस्ट तो होती ही नहीं है लॉन्ग रन में, तो दूसरा भी कैंसिल आउट हो गया। तीसरा बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। सर बिल्कुल ये बात तो सच है कि जितने भी फैक्टर्स इसके हैं वो सारे के सारे वेरिएबल हैं, तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जहां आपने शॉर्ट रन में पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट जो है वो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टाइम्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, लेकिन जब आप कंसेप्ट देख रहे हैं लॉन्ग रन का वहां पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती ही नहीं है। जब आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी नहीं तो आप जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को खत्म कर देंगे, खत्म कर दिया, क्या बच के आ गया, टोटल कॉस्ट किसके बराबर आ गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। ये आपका आंसर है, हमेशा के लिए याद रख देंगे। तो आप ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। टोटल कॉस्ट किसके बराबर आ जाएगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमेशा के लिए याद रख दीजिए, शॉर्ट रन में डील करेंगे टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टाइम में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। अगर लॉन्ग रन में डील करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट जो है सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ जाती है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा रहा है, बोल रहा है आपसे कि आप हमें बताइए एवरेज रेवेन्यू फॉर ए प्राइस टेकिंग फिर्म इक्वल्स टू।
ठीक है जी। एवरेज रेवेन्यू किसी प्राइस टेकिंग फिल्म की किसके बराबर होती है? क्या ये कॉस्ट प्राइस के बराबर होती है? क्या ये सेलिंग प्राइस के बराबर होती है? मार्केट प्राइस के बराबर होती है? नन ऑफ दीज। आप बोलेंगे सर हम आंसर तो बिल्कुल बेझिझक दे देंगे, लेकिन सिर्फ हमें ये बात बताइए आप कि एवरेज रेवेन्यू किस चीज़ को बोलते हैं, किस ब्लॉक को एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं, आप हमें ये समझा दीजिए, हम जो है आंसर इसका चुटकियों में दे देंगे। तो चलिए समझते हैं एवरेज रेवेन्यू किसे कहते हैं। देखिए, पहले एवरेज रेवेन्यू समझने से पहले आप रेवेन्यू समझिए किसे कहेंगे। कोई भी फिल्म है, इसका रेवेन्यू किसके बराबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई भी फिल्म अगर आप देख रहे हैं, वो क्यों यूनिट्स ऑफ कुछ चीज़ बना रहा है, ठीक है, क्यों यूनिट्स, एक यूनिट की प्राइस जो है आपके मार्केट में पी है, तो इसका जो रेवेन्यू आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, क्यू इंटू पी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपके पास फिल्म है, वो लैपटॉप्स बना रहा है, एक लैपटॉप की कीमत, अगर एक लैपटॉप की कीमत 15,000 रुपये है, अगर एक लैपटॉप की कीमत 15,000 रुपये है मार्केट में, और यही जो कंपनी है, यही जो फिल्म है, ये आपके पास 10 लैपटॉप्स बना रहा है, तो इसका रेवेन्यू कितना आ जाएगा सर, 15,000 इंटू आप 10 करेंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 1,50,000 जो है इसका आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा। ये आपने पढ़ लिया कि रेवेन्यू किसके बराबर होता है। रेवेन्यू किसी भी कंपनी का, किसी भी फिल्म का आपने देखना है, इट इज डिफाइंड एज अ मार्केट प्राइस ऑफ द गुड, जो मार्केट प्राइस है किसी भी चीज़ की, जो आप पी से डिफाइन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई द फिल्म का आउटपुट कितना है, पी इंटू क्यू जो है, ये आपके पास हमेशा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। समझ गए, याद रख दिया कि टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा प्राइस ऑफ द गुड, जिसे आप पी से कह रहे हैं, एंड जो आपके पास ये इसके कितने यूनिट से बना रहा है, दैट इज इसका आउटपुट कितना है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस ऑफ द गुड मल्टीप्लाइड बाय द आउटपुट ऑफ द फिल्म, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू आपको बताएगा। अब एवरेज रेवेन्यू कोई पूछे आपसे तो आप बोलेंगे सर एवरेज रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो आपने बोला कि एवरेज रेवेन्यू किसी भी फिल्म का क्या आ जाएगा सर, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है इसका पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है जी। अब टोटल रेवेन्यू किसके बराबर, अभी आपने पढ़ा, टोटल रेवेन्यू सर प्राइस कितनी है एक यूनिट की इनटू टोटल इसका आउटपुट कितना है पर यूनिट ऑफ, आप क्यों लेंगे तो क्यों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एवरेज रेवेन्यू जो है किसी भी फिल्म किसका किसके बराबर आ जाता है, वो आपके पास प्राइस के बराबर आ जाता है। तो सीधे अल्फाज में कहें कि एवरेज रेवेन्यू किसी भी प्राइस टेकिंग फिल्म का किसके बराबर आ जाता है सर, वो मार्केट प्राइस के बराबर आ जाता है। याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रख दीजिए। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस टेकिंग फिल्म का किसके बराबर आता है सर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वो क्या आ रहा है आपके पास, वो आपके पास मार्केट प्राइस आ रहा है। ठीक है, याद रख दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 39 पूछा जा रहा है कि विच आर फॉलोइंग इक्वेशंस ट्रू। नीचे दिए गए कुछ इक्वेशंस हैं, कौन सी इक्वेशन आपके पास ट्रू है। पहली इक्वेशन आपके पास बोला गया है कि मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये जो आपके पास रेड में नीचे दिया गया है इसका मतलब ये इज नॉट है। ठीक है, मतलब ये दिया गया है कि मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्राइस, ये आपके पास पहले इक्वेशन दी गई है। दूसरी इक्वेशन बोली गई है कि मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू आपके पास जो मार्केट प्राइस आ रही है नॉट इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, ये नॉट, जहाँ रेड आपको दिखाई दे रहा है ये नॉट इक्वल है। पहला बोल रहा है कि मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्राइस, दूसरा बोल रहा है कि मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इज नॉट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, तीसरा बोला है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू आपके पास प्राइस मार्केट प्राइस इज नॉट इक्वल टू मार्केट आपके पास जो मार्जिन रेवेन्यू है, और चौथा बोल रहा है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्केट रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब आप बोलेंगे सर हम इसका आंसर चुटकी में दे देंगे, क्योंकि हमें आपके पास प्राइस क्या है मार्केट प्राइस क्या है यह आपको पता चल गई, आपके पास एवरेज रेवेन्यू क्या है यह भी आपने सीख लिया सर। लेकिन एक बात आप कीजिए, आप हमें सिर्फ मार्जिन रेवेन्यू के बारे में थोड़ी सी हिंट दे दीजिए, हम इसका आंसर दे देंगे। चलिए हम समझाते हैं आपको। आपने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा आपने कुछ चीज़ें अभी पढ़ी, अभी जो पढ़ा आपने आपके साथ फिर से दोहरा रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू किसी भी फिल्म का क्या निकलेगा सर, प्राइस क्या है जो आपके जो प्रोडक्ट बना रहा है एक यूनिट की प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है इनटू ये टोटल आउटपुट कितना बना रहा है, ये आपके पास टोटल रेवेन्यू इसका आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। आगे पढ़ लिया आपने कि सर एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है, इसका एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा सर टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इसकी वैल्यू जो है आपके पास प्राइस के बराबर मार्केट प्राइस के बराबर आ गई थी, ये आपने पढ़ लिया। अब तीसरा कंसेप्ट इसमें जो आज अभी आप सीखने वाले हैं वो है आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर से मार्जिनल रेवेन्यू लिख रही है। मार्जिन रेवेन्यू किसके बराबर आ जाएगा सर, चेंज कितनी आएगी आउटपुट टोटल रेवेन्यू में, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में चेंज कितनी आएगी किसके साथ, डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है जी, चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज आप बोलेंगे टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ जाएगा जब आप चेंज करेंगे आउटपुट में। ठीक है जी, तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी गिव्स द वैल्यू ऑफ मार्जिन रेवेन्यू। ठीक है जी। अब आपने फॉर एग्जांपल पढ़ लिया कि आपके पास पहले कोई फिल्म है, वो मिसाल के तौर पर पहले Q1 यूनिट्स चीज़ की बना रही है,
Q1 लैपटॉप्स बना रहे हैं, 15 लैपटॉप्स फॉरन पहले बना रहे हैं, फिर उसने बोला कि हम जो है Q2 यूनिट्स बनाएंगे इसी चीज़ के, अब वो 20 यूनिट्स बना रहे हैं लैपटॉप की, तो इसका मार्जिन रेवेन्यू जो है कितना आ जाएगा, मार्जिन रेवेन्यू कितना आ जाएगा, पहले उसका जो चेंज कितनी आएगी टोटल रेवेन्यू, तो पहले इसकी टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगी, पहले प्राइस 1 यूनिट का P है तो टोटल का कितना आ जाएगा, P इंटू Q1, या आपके पास टोटल रेवेन्यू पहले आ जाएगा, बाद में टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा सर, P इंटू Q2 जो है ये बाद में आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, चेंज कितना आ गया सर, बाद में कितना आपके पास टोटल रेवेन्यू मिला, P इंटू Q2 माइनस P इंटू Q1 आपके पास पहला रेवेन्यू था, ये आपके पास हो गया चेंज इन टोटल रेवेन्यू, डिवाइड बाय आप जब करेंगे चेंज इन क्वांटिटी, पहले कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा था Q1, बाद में कितनी की Q2, तो चेंज कितना आ गया Q2 माइनस Q1। तो आपने पढ़ लिया कि मार्जिन रेवेन्यू जो है, मार्जिन रेवेन्यू किसके बराबर आ गया सर, P इंटू Q2, या आपके पास पता चल गया टोटल रेवेन्यू बाद में कितना आ रहा है माइनस P इंटू Q1, दैट इज मार्जिन रेवेन्यू, आपके पास जो टोटल रेवेन्यू पहले था वो कितना है, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, चेंज कितनी आ रही है आउटपुट में Q2 माइनस Q1, यहाँ से जो आप P अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास ऊपर क्या बच के आ जाएगा, Q2 माइनस Q1, डिवाइड बाय नीचे आ रहा है Q2 माइनस Q1, जब Q2 माइनस Q1 कैंसिल आउट करेंगे तो मार्जिन रेवेन्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, वो आपके पास मार्केट प्राइस के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि आपने पहले पढ़ लिया कि एवरेज रेवेन्यू जो था, एवरेज रेवेन्यू आपके पास प्राइस के बराबर आ रहा था, अभी आपने साबित कर दिया कि मार्केट रेवेन्यू जो है वो आपके पास जो मार्जिन रेवेन्यू है वो भी प्राइस के बराबर आ गया। तो सीधा तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर जो आपके पास एवरेज रेवेन्यू है वो आपके पास मार्जिन रेवेन्यू के बराबर आ गया, और यही आपके पास प्राइस के बराबर आ गया, दैट इज मार्केट प्राइस के बराबर आ गया। तो आप सीधा कहेंगे कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, किसी भी प्राइस टेकिंग थ्योरम के लिए। तो आपने समझ लिया। तो आप देखते हैं क्या पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा जा रहा था इसमें से कौन सा ट्रू है। तो इसका मतलब पहला जो है, पहला तो कैंसिल आउट हो गया, दूसरा भी कैंसिल आउट हो गया, तीसरा भी कैंसिल आउट, चौथा जो है बिल्कुल सही बात बैठ रहा है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये बात सच है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। अब बोल रहा है कि आप हमें बताइए प्रॉफिट इज डिफाइंड एज। अभी आपने टोटल रेवेन्यू पढ़ लिया, ठीक है जी, मार्जिन रेवेन्यू पढ़ लिया, एवरेज रेवेन्यू पढ़ लिया अच्छे से। अब आप हमें बताइए कि प्रॉफिट किसके बराबर है। प्रॉफिट को आप पाई से डिनोट करते हैं, पाई किसके बराबर है। क्या ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, क्या आपके पास जो प्रॉफिट पाई है ये आपके पास टोटल रेवेन्यू प्लस टाइम टोटल कॉस्ट आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास बोल रहा है कि पाई जो आपके पास प्रॉफिट है ये आपके पास टोटल रेवेन्यू माइनस टाइम टोटल कॉस्ट आ रहा है। तीसरा ऑप्शन जो है ये बोल रहा है जो आपके पास प्रॉफिट है ये आपके पास टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय आपके पास टोटल कॉस्ट आ रहा है। और चौथा जो ऑप्शन है इसमें आपके पास बोल रहा है कि आपके पास जो प्रॉफिट पाई से नोट करते हैं ये किसके बराबर है, टोटल रेवेन्यू इनटू टोटल कॉस्ट आ रहा है। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपने देना है। पार्टिसिपेट किया कीजिए जो है क्वेश्चन में, आप तभी जो है अच्छे से सीखेंगे। अगली क्लास में हम ये पहले क्वेश्चन यही कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।